Sensodyne K and higher. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट ऑन, लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। अमूमन शनिवार की सुबह आप हमारा वीकली पॉलिटिकल शो जो स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, नेता नगरी देखते हैं। नेता नगरी जिसमें हम हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं ताकि हमारी और आपकी एक नागरिक के तौर पर राजनीतिक चेतना प्रखर हो। पर हम सब जानते हैं कि इस समय देश में सियासत जैसे थम सी गई है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सब एक स्वर में बोल रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश इस बात को लेकर एकजुट है कि पाकिस्तान और उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। पिछले 3-4 दिन में न्यूज़ साइकिल बहुत हेक्टिक रही है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, भारत ने पाकिस्तान में जाकर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान की तमाम जवाबी सैन्य कार्रवाइयों को भी विफल किया। हम जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैवी शेलिंग चल रही है, आर्टिलरी फायरिंग चल रही है, जिसमें कई नागरिकों की, कई मासूमों की जान भी गई और सशस्त्र बलों के कई जवान शहीद भी हुए। इन सब के बारे में हम आपको ललन टॉप पर लगातार बता रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने एक विकल्प था उपलब्ध कि हम फिर से राजनीति के विद्वानों को बुलाएं, सामरिक विद्वानों को बुलाएं और विस्तार से बात करें। लेकिन ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, अभी इसमें कोई बड़ा हॉल्ट नहीं आया है, इसलिए हमें ऐसा करना इस दफ़ा ठीक नहीं लगा। इसके बजाय हमने सोचा कि नेता नगरी को एक नए अवतार में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ये एक मास्टर क्लास जैसा प्रयोग है। जो ललन टॉप के रेगुलर दर्शक हैं वो जानते हैं कि हम समय समय पर विद्वानों को बुलाकर जटिल विषयों को आसान ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है भारत पाकिस्तान के आतंकवाद से न सिर्फ जूझ रहा है बल्कि उसको शिकस्त भी दे रहा है। लेकिन एक पहलू ऐसा है जिस पर उतनी बात नहीं हो रही कि पाकिस्तान की इस ताकत के पीछे चीन की क्या भूमिका है। क्या चीन की भूमिका सिर्फ पाकिस्तान को हथियार बेचने तक सीमित है? क्या चीन की भूमिका सिर्फ पाकिस्तान को एक कॉलोनी के तौर पर, एक उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल करने भर की है, या कोई डीप डिज़ाइन भी है? ये सब समझने के लिए इस दफ़ा के नेता नगरी में, जो कि मास्टर क्लास के साथ का एक संयुक्त संस्करण है, हमने आमंत्रित किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली को। प्रोफेसर श्रीकांत चीन और ख़ास तौर पर चीन की सेना, चीन की मिलिट्री स्ट्रेटजी के दुनिया भर में विख्यात जानकार हैं। विस्तार से उनसे बात की गई। चीन की डिज़ाइन, चीन के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, चीन के पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इन सब को समझने की, और इन सब के बनिस्बत चीन भारत के साथ अपने ट्रेड व्यापार को या अमेरिका के साथ अपने ट्रेड वॉर को कैसे देख रहा है। इस बातचीत में आपको पता चलेगा चीन ने कैसे दुनिया भर में अपने पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं, खुद अपने विरोधियों की नाक के नीचे, जिसमें अमेरिका और यूके भी शामिल है। इस बातचीत में आपको पता चलेगा कि किस तरह से इजराइल ने चीन को बहुत सी सोफिस्टिकेटेड तकनीक बेची हथियारों को विकसित करने के लिए, और इसके पीछे इजराइल की मंशा क्या थी और अब ये काम क्यों रोक दिया गया है। इस बातचीत के ज़रिए आपको पता चलेगा कि चीन की कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी पाकिस्तान में टेस्टिंग हो रही है और इसके ज़रिए वो बाज़ार में कैसी साख हासिल करना चाहता है, और चीन के 36,000 से ज़्यादा सशस्त्र बलों के जवान पाकिस्तान में कहाँ, किस हैसियत में तैनात हैं, और इन सब के बरक्स भारत की तैयारियां क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का नेता नगरी, जिसमें कोशिश है आपको स्पष्ट, सरल और सरस ढंग से इन सामरिक विषयों को समझाने की। आज की इस बातचीत में हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान में चीन के बड़े विशेषज्ञों में से एक, देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू मेंशन दर्शकों को कि प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली ने
चीन और ख़ास तौर पर चीन के सैन्य रणनीतियों के ऊपर, सैन्य तैयारियों के ऊपर लगातार किताबें लिखी हैं। अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड मॉडर्नाइजेशन चाइनाज आर्म फोर्सेस 2003 ये एक किताब है। चाइना एंड इट्स नेबर ये भी एक किताब है। तो अगर आपकी चीन से जुड़े विषयों में दिलचस्पी है तो मेरी आपको सलाह है कि आप प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली के पब्लिकेशंस को ज़रूर पढ़ें। सर, पहला सवाल जो बिल्कुल इमीडिएट कंटेक्स्ट है जिसका, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प हो रही है और नौसेना के माफ़ करिएगा वायुसेना के स्तर पर ये झड़प ज़्यादा हो रही है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, तब बार बार ये जिक्र आ रहा है कि पाकिस्तान चीन से जो साजो सामान खरीद रहा है उनके दम पर वो रिटेलिएट कर रहा है या एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना रसद, साजो सामान और ट्रेनिंग के मामले में चीन पर कितनी निर्भर है, क्योंकि पहले एक समझ ये थी कि दे वर रिलाइंग ऑन अमेरिका, चाहे वो F-16 हो या दूसरी चीज़ें हों, और उसके पहले वो जो सोवियत इन्वेजन या सोवियत इनकमिंग है अफ़गानिस्तान में उसका जिक्र होता था, और उसके बाद के पूरे चेन ऑफ इवेंट्स का। ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ अगर बता सकें। 62 के जो युद्ध के बाद उससे अगले 3-4 महीने में पाकिस्तान ने एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट उनसे रिजॉल्व किया, जिसमें बहुत सारे कश्मीर के जो इलाके हैं तो उन्होंने चीन को दे दिया था। जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान में आगिल, शिमशाल, रुकसाम, सक्शगाम, जी, ये कुल मिलाकर कुछ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका है जो पाकिस्तान के पास था, उनके कब्जे में था और उन्होंने चीन को दे दिया। चीन को दे दिया ओके। 62 के जो युद्ध के बाद। तो उसके बाद इस इलाके में कशगढ़ से इस्लामाबाद तक उन्होंने एक सड़क बनाई जिसको कहते हैं कि एक ऑल वेदर रोड। ओके। उससे ऑल वेदर फ्रेंडशिप बनाया था उन्होंने उस समय से। इनका दौरान हम ये भी देखा कि जो 1960s से 80s तक पूरा 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इक्विपमेंट, एयरफोर्स, नेवी इक्विपमेंट, इन तीनों जो आर्म फोर्सेस के उनका इक्विपमेंट सारा चीन से आया था। 1/3 ऑफ द इक्विपमेंट जो अल खलीद मेन बैटल टैंक, जी, JF-17 वो भी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तक्षशिला फैक्ट्री में, और कई जगह कराची में जो नेवल पोर्ट अभी विस्फोट हुई कल, उसमें भी चीन का राय थी और चीन का मदद उन्होंने बहुत लिया था, जिसमें फ्रिगेट्स उन्होंने खरीदा था चीन से। सर, दर्शकों को आप बता दें फ्रिगेट्स क्या होता है। फ्रिगेट्स उस पे एक हेलीकॉप्टर चढ़ाते हैं, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर को स्पेशलाइज करती है। Okay. जो एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर, उसका एक गन होती है जो कम से कम 13 या 15 किलोमीटर दूर तक वो फायर कर सकें पानी में फ्लोट करते हुए। और ये आपके सामने जो भी दुश्मन है उनको उनके खिलाफ वो लड़ते हैं, जो डिस्ट्रॉयर। So it's a military ship with various equipments and arrangements. Yes, so there is an automation also for all of this increasingly. तीसरा जो सबमरीन उन्होंने बेचा था पाकिस्तान को, ये यूएन क्लास सबमरीन्स हैं। सबमरीन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा, जर्मनी यूके ट्रेड वाणिज्य को पूरा हटाया था, पूरा डाउन किया था उस समय। तो सबमरीन्स का फंक्शन ये है कि जो भी वाणिज्य होगा ऊपर जो, और ज़्यादातर वाटरवेज पे ही होता है वो कॉमर्स। 80-90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ऑन दी हाई वाटर्स। तो ये सबमरीन जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने यूके के खिलाफ किया था। तो अभी चीन बहुत सारे 1986 में पहली बार उन्होंने सबमरीन्स भिजवाया कराची को, और चिटागोंग और कोलंबो उनको भी वहाँ पे पहुँचाया। उसके बाद इस 10 साल में करीब हर एक साल एक सबमरीन कम से कम
8 महीने में पाकिस्तान या श्रीलंका या म्यांमार या बांग्लादेश चीन से जाती थी। और फॉर इसका पेट्रोलिंग मतलब पर्पस और द परमानेंट सप्लाई? हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कोई सबमरीन इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई सबमरीन अक्सर इस्तेमाल करते हैं इस हिंदू महासागर में, तो इसका मतलब ये है कि वाणिज्य के खिलाफ वो कुछ तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू महासागर में बहुत सारे ईंधन सप्लाई होती है पूरा दुनिया भर, और इन्वेस्टमेंट्स और वाणिज्य भी, ये तीनों के शायद खतरा भी हो सकता है जो सबमरीन विजिट्स के हुए। और उन्होंने 1973 से परमाणु का जो तकनीकी परमाणु के जो पार्ट्स ये भी उन्होंने सप्लाई किया चीन ने पाकिस्तान को। और जब पोखरण टेस्ट हुई 1998 में, तुरंत उन्होंने पाकिस्तान भी उसके एक रिस्पॉन्स किया, तो वो भी विस्फोट किया जो परमाणु में। So that was completely a Chinese bomb, Chinese design. Because the Pakistani scientists were present in Lopnor, which is the main testing area for China for its nuclear weapons. Okay. And they were also given a model so that they can go and improvise and adopt in Pakistan. तो 1973 से 1998 तक उन्होंने बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें कहूटा है, जिसमें चश्मा है, चश्मा 1, 2, 3। उन्होंने कहा है कि हम ग्रैंडफादरिंग कर रहे हैं। ग्रैंडफादरिंग मतलब चश्मा 1 बनाया उन्होंने, कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन कुछ नहीं थी, जिसमें चश्मा 2 प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। लेकिन जब भारत और अमेरिका के बीच में एक 1, 2, 3 एग्रीमेंट हुई परमाणु के बारे में, ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी, तो उस समय बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम भारत को एक क्लीन वेवर देना चाहिए, क्योंकि भारत ने कभी किसी को प्रोलिफरेट नहीं किया किसी परमाणु के बारे में या बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। तो इसके दौरान बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक क्लीन वेवर का मोशन उठाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में। तब चीन ने कहा है कि ये जो क्लीन वेवर आप दे रहे हैं, अगर एक कंसेंसस चाहिए, अगर चीन का मदद चाहिए, तो पाकिस्तान को भी ऐसे एक क्लीन वेवर होना चाहिए। बल्कि जुल्फिकर अली भुट्टो के समय पर, और जो हम फादर ऑफ द इस्लामिक बॉम्ब कहते हैं, जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट, तो ये सारे लोग कहा है कि यस, सो उन्होंने कहा है कि हम लिबिया को ट्रांसफ़र किया या ईरान को सीरिया को ट्रांसफ़र किया, जो बहुत सारे ऐसे नॉर्थ कोरिया को ट्रांसफ़र किया उन्होंने। तो चीन का मदद से, बिना चीन का मदद से पाकिस्तान के परमाणु हो नहीं सकती। और उन्होंने इंडिया को बैलेंस करने के लिए ऐसे किया उन्होंने, बोथ कन्वेंशनल वेपन्स जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट, और परमाणु, और भी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो M9, M11 कहते हैं। और इसके बाद उन्होंने, क्योंकि इसका रेंजेस तो 300 किलोमीटर या 600 किलोमीटर का रेंजेस हैं, तो ये पूरा भारत के पूरा इलाका कवर नहीं कर सकती है। तो उन्होंने रावलपिंडी के पास एक फतेहगंज फैक्ट्री है, जिसमें चाइनीज़ साइंटिस्ट उनको मदद किया ताकि लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर सकें। तो उन्होंने सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, मिसाइल के टेक्नोलॉजी कैसे बनाना है वो भी उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। तो ये सारे चीज़ जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो हम कहते हैं, वो ये दोनों उन्होंने ट्रांसफ़र किया। अभी उन्होंने ख्वावे के 5G नेटवर्क्स, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उन्होंने ये ख्वावे
कंपनी के जो 5G नेटवर्क्स, और ये भी सैटेलाइट कनेक्शन से पेतो सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें GPS फैसिलिटीज़ हैं। जो आप पहलगाम में सुना है कि कोई आतंकवाद सैटेलाइट इमेजरीज, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जो कर रहे हैं, ये Huawei के और जो दूसरा जो सैटेलाइट कनेक्टेड इंफॉर्मेशन लिंकअप करा हुआ है, और वो अपने पाकिस्तान में ये इंफॉर्मेशन वो पेश कर रहे हैं, इसीलिए वो ट्रेस भी नहीं हो पा रहे हैं डिजिटली वो सारे कम्युनिकेशंस। थैंक यू प्रोफेसर। वील कम बैक टू द वॉर एंड द कन्फ्लिक्ट पार्ट। एक हम सब दर्शकों के मन में ये दुविधा है कि चीन अमेरिका के साथ एक बड़े ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है, भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट है। हम इस चीज़ को कितना भी नापसंद करें, पर बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे रॉ मटेरियल के लिए हमारी फार्मा इंडस्ट्री हो या दूसरी, चीन पर निर्भर है। अभी तक हम उसका एक अल्टरनेटिव मुकम्मल ढंग से नहीं खोज पाए हैं। जब एक चीन का एलिनेशन हो रहा है अमेरिका के तौर पर, तब चीन के लिए इंडियन मार्केट इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि एक लंबे स्टैंड ऑफ के बाद गलवान वगैरह के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, फ्लैग मीटिंग्स हो रही, सब चीज़ें हो रही, धीमे धीमे चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ आ रही थी। चीन के पाकिस्तान में बहुत स्टेक है, और सिर्फ मिलिट्री या जियोपॉलिटिकल स्टेक नहीं है, इकोनॉमिक स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हाउ आर दे ट्राइंग टू मेक बैलेंस, क्योंकि वो कई वर्ल्ड फोरम्स पे हमें वीटो भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो डी एस्केलेट करने की भी बात कर रहे हैं। किस तरह के फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं चीन के पाकिस्तान में, और इंडिया के साथ वो कैसे बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, और फ्यूचर में किस तरफ झुक सकता है ये? 2001 में चीन WTO में शामिल हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर एक देश दूसरा देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि वाणिज्य में। कुल मिलाकर हमने 1980s में कुल मिलाकर कुछ 13,000 आइटम्स के लिए हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एक्सटेंड किया, जिसमें ज़ीरो टैरिफ्स लगते हैं। तो चीन भी उसके रेसिप्रोकेट करना चाहिए, लेकिन चीन ने अभी तक उनका पूरा रेसिप्रोकेट कर नहीं पाया। सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए या दूसरा देशों के लिए। तो उन्होंने ये वाणिज्य का जो अरेंजमेंट्स जो है वो वायलेट करते हुए, रेसिप्रोसिटी नहीं देते हुए, उन्होंने एक सरप्लस बनाया, जिसमें अभी भारत और चीन का जो ट्रेड है पिछले साल 135 बिलियन डॉलर्स। तो इसमें भारत का घाटा है कुछ लगभग $100 बिलियन का। मतलब जो भारत का एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हैं, और भारत का इंपोर्ट्स चीन से वो ज़्यादा है। तो इससे घाटा हुआ हर एक साल कुछ $80 बिलियन या $100 बिलियन का पूरा घाटा है। तो कुल मिलाकर ये 20 साल में $1.4 trillion of trade deficit that India had with China. It's a very big number. It's a big number. Not as big as US-China trade surplus, where the Chinese earned something like $7 trillion from the United States. In last 10 years? In the last 25-30 years. Okay. 1972-73 से। तो इसी वजह से जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर्स शुरू किया, उसका पहला मुद्दा है कि ट्रेड डेफिसिट्स ज़्यादा है, और ट्रेड डेफिसिट्स को कम करने का उपाय ये है कि रेसिप्रोसिटी देना है वाणिज्य में। दूसरा चीज़, आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं दूसरा कंट्रीज़ के जो वाणिज्य है उसके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बैन नहीं लगा सकते हैं। तो चीन ने बहुत सारा ऐसे किया, एक नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी उन्होंने अपनाया, जिससे सारे दूसरा देशों का जो वाणिज्य के आइटम्स जो है उसको रोक दिया, और इसी वजह से बहुत सारा सरप्लसेस बनाया था। तो जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2010 में चीन गए थे, उस समय उन्होंने कहा है कि 4 उपाय दिया उन्होंने
पहले कि चीन का जो मार्केट ओपन करना चाहिए भारत के जो गुड्स के लिए, क्योंकि ये तो WTO का रिक्वायरमेंट है ये। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना चाहिए और या ख़त्म करना चाहिए। तीसरा, चीन का इन्वेस्टमेंट्स भारत में होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट्स ज़्यादा है और चीन बहुत कमा रहे हैं भारत से या दूसरा देशों से भी, जैसे कि अमेरिका से। चौथा, उन्होंने कहा है कि थर्ड मार्केट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मार्केटिंग ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में, जैसे कि 2014 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत पहुंचा तो उन्होंने कहा है कि $20 बिलियन हम अहमदाबाद में और पुणे में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं, हम 2014 का बात कर रहे हैं जी। अभी ये 11 साल में कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर उन्होंने नहीं किया। इसके बीच में कम से कम $700 बिलियन का सरप्लस उन्होंने चीन ने भारत से लिया। इसका कोई इलाज उन्होंने नहीं दिया अभी तक। तो आपका जो प्रश्न जो है इसका बैकग्राउंड ये था कि भारत में कुल मिलाकर अभी तक कुछ 40 करोड़ का कंज्यूमर्स हैं। ये 40 करोड़ कंज्यूमर्स लगभग 63% कंजम्पशन उनका है। मतलब अगर 100 चीज़ अगर आप प्रोड्यूस करें, 63% भारत के कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। तो एक बहुत फ़ायदा है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए। और अगर चीन भारत में, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन या आपका आईपैड या आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स जो भी है, तो ये सारे बहुत कंज्यूम करते हैं भारत में। तो इसका डिमांड भी ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो भी ऐसे चीज़। तो इसमें चीन का बहुत फ़ायदा है कि भारत के जो 40 करोड़ कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं इतना सारे लोग, इतने सारे चीज़। तो लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट्स बढ़ रहा है चीन से। तो हमने गलवान के बाद कुछ पाबंदी की रखा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस किया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स के, जैसे कि ऐप्स में कुछ 218 ऐप्स हमने बंद किया गलवान के बाद, जो सीमा विवाद में 2020 में हुआ, जून 15 तारीख को। तो उसमें हमने बहुत सारे चीज़ को रोका और ये भी सोचा है कि कुछ वाणिज्य के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस करें। लेकिन वाणिज्य भारत में एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। भारत के सरकार उसका कंट्रोल है ही नहीं। तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ या दूसरा कस्टम्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार चीन का जो गुड्स हैं उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक मार्केट इकॉनमी, भारत एक मार्केट इकॉनमी। भारत एक फाउंडिंग मेंबर है गैट के, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, वो जो WTO बना था उससे। तो कोई पाबंदी नहीं बना सकते हैं जो वाणिज्य के ऊपर। तो चीन ने ये इस्तेमाल किया मार्केट के जो फोर्सेस को और डिमांड को, यहाँ पे भारत में जो जितना डिमांड है तो इस्तेमाल किया और इतना सरप्लसेस बनाया अमेरिका में, भारत में या यूरोप में, जो भी जगह। तो अभी गलवान के बाद हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो किया है उससे उनका बहुत नुकसान है जो चीन को, इन्वेस्टमेंट्स जैसा या ऐप्स के ऊपर, या जो वाणिज्य में कुछ चीज़ों, जैसे कि जो स्वदेशी जागरण मंच जो एक मुद्दा उठाए कि गणेश मूर्तियां हम चीन से क्यों इंपोर्ट करना चाहिए, या शिव जी के मूर्तियां हम क्यों इंपोर्ट करना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है वो हम इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस डिमांड उन्होंने किया या बैन भी करने के लिए किया। लेकिन जो गलवान के बाद वैसे ही लोगों ने
एक रेसिस्टेंस पैदा हुई भारत के जो कंज्यूमर्स में। बहुत कम इंपोर्ट कर रहे थे उस समय जो ऐसे चीज़ों जो मूर्तियाँ या दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी। तो ये है जो इसके बारे में कि चीन का मुद्दे ये हैं कि ये 40 करोड़ का कंज्यूमर्स वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और बहुत बेचना चाहते हैं। अभी जो टैरिफ्स बढ़ गया, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना टैरिफ्स बढ़ाया, तो इसके कुछ $580 बिलियन के नुकसान है चीन के लिए। तो अभी वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं भारत के आसियान कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो भी है। तो अभी चीन का एक अंदर से एक दबाव है कि भारत में बहुत सारा पहुंचाना है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके। बलूचिस्तान लगातार खबरों में है और सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा है आज़ादी के लिए और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी पे बात है, उसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है कि चीन ने बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के इलाके में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रेयर मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्वादर पोर्ट को लेके बहुत बात होती है सर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके बात होती है और बलोच लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ ही रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, द बलोच एंगल और चीन का उसमें क्या इंटरेस्ट है, उस एरिया में किस तरह के इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक फ्रंट पे। 2014 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ। जो शी जिनपिंग इस्लामाबाद पहुंचे थे उस समय उन्होंने कहा है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, CPEC इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में शुरू किया, अभी तक कुछ $1.2 ट्रिलियन उसमें इन्वेस्ट किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। इसी में एक पार्ट ये है कि CPEC में अभी तक $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुई। इसमें 3 चीज़ हैं CPEC में। एक तो सड़क एक्सपैंड करना या रेलवेज एक्सपैंड करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक चीज़ है, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए गुड्स की चीज़ों की। हाँ, क्योंकि उन्होंने शिनजियांग से ग्वादर तक या कराची पोर्ट तक, वहाँ से वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये सड़क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ उन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नीलम झीलम रिवर पे जो दाम बनाया और इसके बिजली उनसे लेना चाहते हैं। या दूसरा कुल मिलाकर कुछ 13 या 15 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं ये CPEC के अंदर। तीसरा चीज़ आपने जिक्र किया ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट में कुछ 14 मीटर डीप डेप्थ एक पोर्ट बनाया। 14 मीटर का डीप मतलब आप बड़ा वेजल्स, ज़्यादा कैपेसिटी के वेजल्स वहाँ पे डॉक कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर या एक VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर, जिसमें बड़े मालवाहक पोत। हाँ, ये इसमें कम से कम 1 मिलियन टन्स के ईंधन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या बड़े पैमाने पे रसद आ सकती है। हाँ, बड़े पैमाने पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जी। तो उन्होंने ऐसे एक डीप पोर्ट बनाया ग्वादर में, लेकिन ग्वादर बलूचिस्तान के प्रोविंस में है और बलूची लीडर्स कहते हैं कि चीन वहाँ पे कॉलोनाइजर जैसा आया था, क्योंकि वहाँ पे कॉपर माइन है। कॉपर माइन में उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जो कॉपर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा जो रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह, तीसरा ये जो पोर्ट है। और ये पोर्ट के सराउंडिंग्स उन्होंने कुछ फेंसिंग भी बनाया
और ये चाहते हैं कि 5 लाख चीनी लोगों को यहाँ पे ले आकर एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना चाहते हैं ग्वादार में. 5 लाख, दैट्स अ बिग नंबर प्रोफेसर. Big number. With an enclave which is safety with all the safety requirements. Part military, part industrial corridor, settlement. It's a big special economic zone that they want to build up. 5 lakh Chinese residents in that area. The purpose is to export to West Asia, Africa. If you look at the map of Gwadar, this is in this area, something like 46% of global trade happens from West Asia. So this is a bubbling, maritime area. तो उनको ये इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये, लेकिन कोई भी लोकल को कोई जॉब नहीं दिया उसमें, कोई लोकल को कातर नहीं किया. तो इसकी वजह से बलूच लोग बहुत नाराज़ हैं चीन से. एक तो अपना मिनरल्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपना रिसोर्सेस पूरा ले रहे हैं, और तीसरा जो सिक्योरिटी वगैरह उसमें सारे पाकिस्तानी को एम्प्लॉय किया वहाँ पे. तो इसका ग्रोथ ये है कि कोई लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला और अपना रिसोर्सेज वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. वील कम बैक टू द फाइनेंशियल पार्ट. अभी मैं वापस से मिलिट्री पार्ट पे आ रहा हूँ. एक टर्म प्रोफेसर हम लोग लगातार सुन रहे हैं, HQ-9P, चीन का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम. इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन जैसे बाकी गुड्स बना रहा है और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही वो यूरोप और अमरीकी हथियार कंपनियों के मुकाबले अपने आप को एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के जाइंट के तौर पर भी प्रेजेंट करना चाहते हैं. दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है जहां पर यूरोपियन या अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, तो टेस्टिंग भी हो रही है. तो जिसको वो कहते हैं कि बैटल प्रूवन इक्विपमेंट हैं, ये बात कही जाती है. और चीन अब पाकिस्तान के ज़रिए अपने साजो सामान की न सिर्फ टेस्टिंग कर रहा है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपने लिए ब्रांड के लेवल पे, परसेप्शन के लेवल पे एक चीज़ों को पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है. इस चीज़ को हम कैसे समझें, और चाइना ने जो पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है HQ-9P, उसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? पहली चीज़ जो 1978 में जो रिफॉर्म्स हुई चीन में, जिसमें उन्होंने पोस्ट माओ डाइड इन 1976, 78 में रिफॉर्म्स शुरू किया. जो 4 मॉडर्नाइजेशंस जो कहते हैं, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, तो आखिरी में डिफेंस है जो, तो उन्होंने कमर्शलाइजेशन शुरू किया डिफेंस इंडस्ट्रीज में, कॉरपोरेशंस बनाया, मार्केट डिमांड सप्लाई लागू किया, और बहुत सारे लोगों को अमेरिका भिजवाया, यूरोप, रशिया वगैरह, और वो सीख कर ये तकनीकी उन्होंने अभी शुरू किया जो नया वेपन सिस्टम्स को, जिसमें CPMIEC, चाइना प्रेसिशन मेटल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, CPMIEC एक बहुत बड़ा कंपनी है जो HQ-9 Hongqi means red wind. Hong means red and Qi is wind. So it's a Chinese version of the previous Russian supplied way back in 1950. जो 1950s में सोवियत यूनियन ने उनको दिया, उसका इम्प्रोवाइज किया और इजरायली टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल किया इन सारे चीज़ों में. Israeli technology. So was there any active collaboration between China and Israel? Very active collaboration for about 20-30 years till the Gaza events happened on October 7th 2 years ago. There is a very close collaboration between Israel and China, whereby Israelis have transferred many of the cutting edge technologies, including a version which is now called as PL-15A.
दिस इज एन इजरायली मेकअप. तो CPA. प्रोफेसर सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ. there's a popular perception that Israel is very closely, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं नाभि नाल का संबंध, ऐसा संबंध है इजराइल और अमेरिका के बीच. हम देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों से कम एक 30-35 साल से एक अमेरिका ये देख रहा है, वहाँ की आर्म्स लॉबी, वहाँ की लॉबी, जो भी अलग अलग लॉबीज़ हैं, कि चीन ही उनके लिए, मतलब एक उन्होंने एंड ऑफ सिविलाइजेशन और एंड ऑफ हिस्ट्री बोल दिया था, वो कोई माने वो सब चीज़ें हुई थी USSR के विक्टन के बाद. ऐसे में ये हमें बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि इजराइल इतने एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहा है, एक तरफ तो US के साथ और दूसरी तरफ चीन के साथ. क्योंकि उनको पैसा चाहिए था कोलैबोरेशन से. इज़राइल एक बहुत छोटा देश है, जैसे कि ज़मीन इलाका वगैरह, और उनका रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं है. तो दीज आर हाउ टू मेक रेवेन्यू. मेक रेवेन्यू. सो यू ब्रॉट इन, आपने अमेरिका और इज़राइल के बारे में बताया. बहुत सारे जो इज़राइल के टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अमेरिकन ओरिजिन का है. और जिसमें एक AWACS जो एरियल अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम, एक डोम होती है ऊपर, उसका जो इंटरसेप्शन रेट्स बढ़ाते हैं. AWACS फैल्कन AWACS इज़राइल मैन्युफैक्चर करते हैं, इज़राइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करते हैं इसको. तो चीन ने कुछ खरीदना चाहते थे 2004 में 5 में, और उन्होंने पैसा भी दिया इज़राइल को. लेकिन अमेरिका उसका खिलाफ कहा है कि ये एंड यूज़र टेक्नोलॉजीज़ में प्रॉब्लम है. तो अमेरिका के रेस्ट्रिक्शन से ये फैल्कन उनको नहीं दिया इज़राइल ने. आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा ये कि भारत ने फाइनली गॉट द फैल्कन्स और फैल्कन टेक्नोलॉजीज. जो चीन को जाना था वो भारत को मिल गया था. दूसरा चीज़, इज़राइल एक हेरन ड्रोन्स सप्लाई किया चीन को, और चीन ने ताइवान स्ट्रेट्स में इसको डिप्लॉय किया. तो अमेरिका ने इसके खिलाफ मतलब इज़राइल को क्रिटिसाइज किया ताकि ये हेरन ड्रोन्स को निकाला गया. तो कुछ हेरन ड्रोन्स भी भारत ने खरीदा, इस्तेमाल किया. तो ये भी है जो इज़राइल US चाइना इंडिया angle for the arms transfer. But I want to get back on the defense industry. Sir. तो ये रिफॉर्म के दौरान उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में दे इन्वेस्टेड हेविली चीन ने. तो इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को निकाला और एक डिफेंस कन्वर्शन बनाया, जैसे कि टैंक्स वगैरह बनाते हैं. तो अभी सुजुकी कार्स बनाते हैं उसमें चीन में. दूसरा जो AVIC एविएशन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जो JF-17s मैन्युफैक्चर करती थी. JF-17s के जो प्रीवियस वर्जन्स FC-1, तो ये भी पाकिस्तान के उन्होंने ट्रांसफ़र किया. ड्रोन्स भी, और जो शिपयार्ड्स हैं, बहुत सारे शिपयार्ड्स को ये भी एक सिविलियन कन्वर्शन में किया. लेकिन डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल लेकर वो सारे चीज़ बेचना शुरू किया. लेकिन चीन का जो वेपन सिस्टम्स है वो नॉट अप टू द मार्क. जैसे कि 1991 गल्फ वॉर में जो दिखाया उन्होंने, विथ इंफॉर्मेशन incorporating information systems, जो गल्फ वॉर में हुआ. The Chinese systems are still problematic. Weapon systems are still problematic. The fact of the matter is China transferred a lot of weapons to Pakistan. लेकिन कुल मिलाकर global transfers of China is just about $4 to $5 billion. Compared to the massive sales the Americans have, Russians have, Europeans have, and India is now having.
इन द वेकअप ऑफ द गाजा स्ट्राइक्स भारत भी बहुत सारे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो एम्यूनिशन या जो भी है. 26,000 crore rupees worth of arms we are exporting. So this is also time for countries to export, and Pakistan is one area where China is exporting a lot. ये कहा जा रहा है कि पहले देवर रिलाइंग पाकिस्तानी एयरफोर्स ट्रस्ट कर रही थी F-16 को, जो उन्हें अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे 4th जनरेशन तक की, और उसके बाद अब JF-17 पर वो रिलाई कर रहे हैं जो चीन ने उन्हें मुहैया कराया है, और इसके ज़रिए चीन फाइटर जेट्स की दुनिया में कम्पीट करना चाह रहा है यूके से, रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से. JF-17 और जो मिसाइल है PL-15 जिसके टुकड़े भी ट्रेस हुए हैं इंडिया में कई जगहों पे जो एक्सप्लोड नहीं हुए थे, इनके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? जैसे कि मैं कहा कि PL-15 हैज़ एन इजरायली ओरिजिन. हाँ, टेक्नोलॉजी के लेवल पे. Technology level, the collaboration with the Israelis. Way back in the 90s, they began collaborating with the Israelis in this. This is also exported by CPMIEC, as I was mentioning. And this is a non-interference missile system. They have also deployed. क्या मतलब होता है सर इसका नॉन इंटरफेरेंस? नॉन इंटरफेरेंस मतलब when you launch a missile, there are various ways that you can interfere, trace, lock and destroy. Yeah. This is, you cannot interfere with these, some of these, especially a cruise missile. A ballistic missile you can still interrupt. सर अगर आप व्यूअर्स को बता पाएं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का फर्क. बैलिस्टिक मिसाइल इज जनरली 300 किलोमीटर के ज़्यादा रेंज वाला इज ए बैलिस्टिक मिसाइल. ए क्रूज मिसाइल जनरली इज अप टू 300 किलोमीटर्स. यू कैन ऑल्सो एक्सपैंड द रेंज, लेकिन MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम पर वो एक जटिल विषय है. तो जनरली वी हैव दिस. एक हाँ बेसिक डिफरेंस लोगों को पता हो. बैलिस्टिक मतलब लंबी दूरी की मिसाइल, 300 से ज्यादा की, और क्रूज मतलब 300 तक की दूरी की. विथ क्रूज मिसाइल द इंटरफेरेंस इज वेरी लेस और ऑलमोस्ट जीरो. Okay. Like BrahMos is a cruise missile. You cannot stop this. The target is acquired and then it shoots the target. It's very hard to interfere. You can have flares, you can distract, you try to distract, but it is very hard to distract a cruise missile. So it is non-interference related. Okay. ठीक है सर. दो सवाल हैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए. एक तो चीन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस समय कैसा नज़र आ रहा है शी जिनपिंग के आने के बाद, और लोग कह रहे हैं कि तानाशाही के अंदर तानाशाही आ गई है. तो पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी है, वही पूरा देश चलाती है, सेना भी कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, और उसमें चेंज होती रहती थी लीडरशिप. लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद उसमें भी एक पूर्ण विराम लग गया है कि अब जब तक वो चाहेंगे तब तक शीर्ष पर बने रहेंगे. इसीलिए जो उनके पोटेंशियल सक्सेसर्स थे, उनकी जनरेशन की, इमीडिएट बाद की जनरेशन की, उनको धीमे धीमे साइडलाइन कर दिया गया है. और जो 40s में अभी उनके सूबेदार हैं, सिपह सालार हैं, उनको ये ड्रीम दिया जा रहा है कि भाई हमारे बाद तुम हो तो तुम लगे रहो. इकोनॉमिस्ट समेत कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जिसमें बड़े विस्तार से छापा है. आप लोग तो एकेडमिक वर्ल्ड में लगातार इस पर बात करते हैं. हाउ डू वी लुक एट चाइनाज हाई कमांड, उनका जो कंट्रोल सिस्टम है, शी जिनपिंग, उनकी डॉक्ट्रिन, मिलिट्री को लेके, बाकी सब चीज़ों को लेके? वैसे उतना बदला नहीं 1949 से. तब भी एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर थी. अभी भी वो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर लागू है. द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना इज द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, CMC, और माओ सेतुंग उसका चेयरमैन था. उसके बाद हुआकोफंग हुआ था 76 to 78. उसके बाद दंग शाओपिंग 78 to 89. उसके बाद चियांग ज़मीन टिल 2012, 2002, एंड हु जिनताओ 2012 तक, और शी जिनपिंग 2012 से अभी तक वो CMC चेयरमैन.
तो चीन के एक कहावत होती थी कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन. जी, माओ का ये बड़ा मशहूर So it's basically it means that the Communist Party will be backed up by the military, by the PLA, Red Army at the time. तो but उनका और एक कहावत थी कि the gun should always be controlled by the party. जैसे कि अगर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स they are basically following the Indian Constitution, Republic of India Constitution. लेकिन चीन का जो आर्म फोर्सेस जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन कातर नहीं करते हैं, वो सिर्फ पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को कातर करते हैं और सीएमसी को कातर करते हैं, उनको कैटर करते हैं. जी, तो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय द गन शुड ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय द पार्टी. So the thumb rule is CMC chairman is the most powerful person in China. So it did not change much from 1949. But what has happened under Xi Jinping is that he had over centralized. एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर है, उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग इज द चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग. कुछ उनका 13 पोस्ट हैं. उन्होंने चेयरमैन है इसके पोस्ट में, सीएमसी चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवली डीपनिंग रिफॉर्म्स, जो भी है, इस इतना 13 जॉब्स उनके पास है अभी, चेयरमैन है उनके. सो नॉट मच हैज़ चेंज्ड एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रलाइजेशन. बहुत सारा सेंट्रलाइज हुआ. शी जिनपिंग आने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि core interests are more important than developmental interests. Development interest मतलब एक इंडस्ट्री लगाना है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाना है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगाना है. कोर इंटरेस्ट मतलब सॉवरेनिटी इंटरेस्ट. सो शी जिनपिंग आने के बाद उन्होंने लागू किया कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ सदर्न टिबेट. ओके. और सदर्न टिबेट इज पार्ट ऑफ टिबेट. तो हमें अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करना चाहते हैं. 2005 से वैसे उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रही थी, लेकिन 2012 से शी जिनपिंग ने कुछ खत लिखा जो टिबेट में जो निंगची प्रीफेक्चर उत्तर है अरुणाचल प्रदेश इलाके के. तो उन्होंने बहुत सारा खत लिखा जो लोकल हर्ट्समैन वगैरह, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप देखभाल करना चाहिए सारा इलाका, हम सदर्न टिबेट को इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो 2049 जिसमें वो चाइना रिजुवनेशन कहते हैं, 2049 तक अरुणाचल प्रदेश को हम कब्जा करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं. ऐसा वे सोचते हैं. तो ये पहली बार ऐसे एक एजेंडा उन्होंने बनाया और पब्लिक किया और उसके तैयारी भी कर रहे हैं. जैसे कि 3 बार अभी तक अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके के नाम बदल दिया, जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में नए नाम दिया, चीनी नाम दिया. वहाँ पे एक नदी का दूसरा नाम दिया, जो भी ऐसे 3 बार उन्होंने ऐसे किया. तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जारी है और ये ऐसे. तो शी जिनपिंग बिगैन दिस प्रोसेस ऑफ कोर इंटरेस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन डेवलपमेंटल इंटरेस्ट. तो उसके समय से आपने जो कहा है कि सारे जो परेशानियाँ दूसरा देशों के लिए तब से शुरू हुआ. बट प्रोफेसर, वाज इट वेरी स्मूथ फॉर शी जिनपिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पार्टी के और कंटिन्यू करना पार्टी के हेड के तौर पे, मिलिट्री कमीशन के हेड के तौर पर, क्योंकि उसके पहले तो हम एक रोटेशन टाइमली देख रहे थे. हाँ, तंग शाओपिंग के समय में रोटेशन थी, लेकिन 2018 में शी जिनपिंग ने एक टर्म लिमिट्स जो था पहले 2 टर्म लिमिट्स उनको हटा दिया था. वैसे पार्टी के पोस्ट में कोई टर्म लिमिट्स नहीं थी. जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, जो दूसरा सीएमसी चेयरमैन, उसमें कोई लिमिट्स नहीं थी.
लेकिन उन्होंने ये लागू किया, तो अभी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो सकता है, फॉर वॉट एवर ईयर्स दैट ही लिव्स ही कैन बी द प्रेसिडेंट। सो 2018 में जो अमेंडमेंट हुई जिससे शी जिनपिंग को कोई बहुत फ़ायदा है। ये कठिन है या नहीं, आपने जो प्रश्न उठाया, ये वैसे बहुत कठिन है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारा फैक्शंस है। जैसे कि शी जिनपिंग एक प्रिंसलिंग फैक्शन उनका है। He belongs to that princeling faction because Xi Jinping's father was Xi Jinping, who is also a revolutionary. तो उनका जो प्रमोशंस वगैरह इससे भी जो खानदान में जो इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि शी चिंगचुन तंग शाओपिंग का दोस्त था और इसमें उनका प्रमोशंस भी शी जिनपिंग का प्रमोशंस भी हुआ था। जैसे कि उन्होंने फुजियान प्रोविंस में, जेजियांग प्रोविंस में, शंघाई में जो पार्टी सेक्रेटरी बना, ये तंग शाओपिंग के जो ब्लेसिंग से हुआ है। तो ये एक फैक्शन कम्युनिस्ट पार्टी में। दूसरा फैक्शन कम्युनिस्ट यूथ लीग, तुआनपाई कहते हैं चीन में। कम्युनिस्ट यूथ लीग वो कट्टरपंथ का वादी है, हाईली स्टालिनिस्ट, हाईली आइडियोलॉजिकली कंजर्वेटिव, जिसमें ली खचियांग या आपने 20th कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में आपने देखा होगा कि जो वेन्यू में कांग्रेस कन्वेंशन में हु चिंताओं को हटा दिया था उस समय। हाँ, मतलब पूरी दुनिया ने उस चीज़ का नोटिस लिया था कि ऐसे जबरन और बेइज्जत करके हटाया गया था, जबकि वो एक टाइम पे चीन के सर्वोच्च लीडर थे हु जिंताओ। वो कम्युनिस्ट यूथ लीग का लीडर था। तो ये फैक्शन जो है कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ 18% लोगों हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में कुल मिलाकर अभी तक 98 मिलियन 9 करोड़ कार्डर्स हैं, जिसमें 18% कम्युनिस्ट यूथ लीग का जो सपोर्ट बेस है। तो एक पावरफुल फैक्शन, तो उन्होंने हटा दिया उसको। जैसे कि आप उस दिन में देखा है कि हु चिंताओ को निकाला, उसका मुद्दे ये था कि उसका इशू था कि आपने ये भी देखा होगा कि वो फाइल छेड़ रहा था जिसमें 25 मेंबर लिस्ट होना था, पोलिट ब्यूरो मेंबरशिप, लेकिन सिर्फ 24 मेंबर्स का था और उसमें एक मेंबर को निकाला दिया जिसमें हु चुनहुआ जो शी जिनपिंग का सक्सेसर होना था उनको निकाला दिया। तो ये मामला है उसका बैकग्राउंड। तो कम्युनिस्ट यूथ लीग अभी पोलिट ब्यूरो में या पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी है नहीं। तो कठिन था, लेकिन उन्होंने सारा निकाल दिया, जो दूसरा फैक्शंस को निकाल दिया। इंटरेस्टिंग सर। मेरा लास्ट सवाल, पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में चीन के किस तरह के दखल रहते हैं कि अभी इमरान खान को गद्दी पे बिठा दें, अभी शरीफ को ले आए, कितने विजिबल इंटरवेंशंस हैं और कितने इनविजिबल? 1963 से चीन और पाकिस्तान के बीच में जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हुई, जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो कहते हैं, जिसमें चीन का राय यह है कि आर्मी इज़ द बेस्ट बेट। जो उनका डेमोक्रेसी, उनका जुडिशरी, उनका मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, ये सारे उतना पावरफुल नहीं है और चीन उसका कोई मदद नहीं करती है, कातर भी नहीं करती है। तो उनका फोकस ये है कि पाकिस्तान आर्मी, तो दे थिंक दैट Chinese establishment thinks this is the only institution, सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसमें चीन का डिपेंडेंस होना चाहिए। और जो चीन ने पाकिस्तान को दिया, जैसे कि सीपेक, जैसे कि हथियार, जैसे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट्स या लोन्स, बहुत सारे ये आर्मी के पास चला गया। क्योंकि उनको लग रहा है कि उस इंस्टीट्यूशन में किस्म की कंसिस्टेंसी है, इसलिए रिलायबिलिटी है। पाकिस्तान की मिलिट्री में पॉलिटिकल बहुत चेंज होता रहता है, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू
नेगोशिएट और नेविगेट? हाँ, एक चीज़ है। दूसरा चीज़, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो वो कभी उनको मदद नहीं किया या उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सर, जब हमें ये पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल इंटरवेंशन रखती है, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन चीन हैज़ इंटरेस्ट इन पाकिस्तान मिलिट्री, और उनके इंटरेस्ट पॉलिटिकल अलाइनमेंट में भी तो जाके जुड़ते हैं। तो कोई इस तरह का कभी विजिबल दिखा कि चीन का हैंड कि ये बैठ गए, ये हट गए, या जैसे अभी इमरान खान जेल में हैं, फिर या पहले उसके पहले शरीफ को जाना पड़ा था? ये एक ब्लैक बॉक्स है, तो हमें भी अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस चीन का जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वी डोंट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट। Do we have any info on the Chinese military deployment within Pakistan? चीन का जो CPEC प्रोजेक्ट्स में कुछ 36,000 उन्होंने कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 36,000 सिक्योरिटी गार्ड्स पैरामिलिट्री का था। पीपुल्स आर्म पुलिस फोर्स के कार्डर्स को उन्होंने डिप्लॉय किया, और ये अभी CPEC प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स या रोड्स, राइलवेज। सो दिस इज़ वन एविडेंस। द सेकेंड इज़ बिकॉज ऑफ टेररिज्म इंसिडेंट्स विद इन पाकिस्तान, अभी तक कुछ 35 चीनी लोगों को मारा डाला पाकिस्तान में। बहुत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मारा डाला उसको, लेकिन और भी जो TTP ने भी और सबने भी, तरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी। जी। तो चीन का अभी डिमांड ये है कि हम हमारे पुलिस स्टेशंस को डिप्लॉय करेंगे पाकिस्तान में, बल्कि अभी 16 पुलिस स्टेशंस हैं चीन का दुनिया भर। ओके, और किन किन देशों में है चीन के पुलिस स्टेशन? यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है चीन के पुलिस स्टेशन। चीन के पुलिस स्टेशंस। एंड दोस कंट्रीज आर फाइन विद इट? दे आर नॉट फाइन विद इट, दीज आर ऑल क्लासिफाइड, तो आपको दिखाई नहीं देगा कि एक पुलिस स्टेशन यहाँ पे है। हाँ, बिकॉज दैट्स अ डायरेक्ट चैलेंज टू द सोवरेन। एग्जैक्टली। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अभी कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बर्मिंघम में जी, जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट थी, उन्होंने बहुत सारे लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो एक हांगकांग के नागरिक भी डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हुआ, तो उनको अंदर लेके जाकर उसको पिटाई किया बहुत, चीन का जो कॉन्सुलेट में। क्योंकि वो हांगकांग का एक न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो ये बहुत खतरनाक लॉ है, और इसके खिलाफ वो सारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो एक ये पुलिस स्टेशन साउथ ईस्ट एशिया में है। आपको याद होगा कि यमुना रिवर नोएडा में एक चीनी को पकड़ा गया। 2-3 मंजिलें हैं उसका, बीच में जो यमुना नदी के बीच में जो उसमें, और वो ड्रग्स सेल कर रहा था, स्मॉल आर्म्स सेल कर रहा था, और सारे चीज़ ऐसे। लोग कहते हैं कि ये भी एक पुलिस स्टेशन जैसा आपके स्टूडियो के पास। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे विजिलेंट। प्रोफेसर श्रीकांत, आई मस्ट एडमिट, मेरे लिए ये पिछले कई महीनों का सबसे ज्ञानवर्धक 1-1.5 घंटा रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दर्शक भी बहुत कृतज्ञ होंगे। इतनी सारी जानकारी आपने हिंदुस्तानी ज़बान में इतने विस्तार से संदर्भ के साथ समझाई है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे एक प्रॉमिस भी लेना चाहता हूँ कि हम आगे भी आपको तंग करते रहेंगे, ताकि हम चीन और स्ट्रेटजिक अफेयर्स से जुड़े विषयों पे अपने व्यूअर्स को एनलाइटन कर सकें। इस हफ्ते का नेता नगरी, इस हफ्ते की मास्टर क्लास, ये संयुक्त उपक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको वेरीफाइड खबरें पहुंचाएं, और इसलिए जिस तरह से लाम पर मौजूद, मोर्चे पर मौजूद सेना के लोगों की सब छुट्टियां निरस्त हैं,
लल्लन टॉप पर भी यही नियम लागू है। शनिवार को और रविवार को भी आप लल्लन टॉप शो और दुनियादारी यानी डेली नेशनल न्यूज़ शो एंड डेली ग्लोबल न्यूज़ शो निर्बाध रूप से देखेंगे, ताकि आप खबरों के स्रोत के तौर पर लल्लन टॉप पर अपने भरोसे को बरकरार रख पाएं। शुक्रिया, जय हिंद।